आज हम 12th क्लास की हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काव्य खंड का फर्स्ट लेसन हमारा है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है आत्म परिचय और आत्मगीत। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा आत्म परिचय और आत्मगीत यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान लेते हैं कि हरिवंश राय जी का बच्चन का जन्म जो है 1907 में इलाहाबाद के कटरा मुहल्ले में कायस्थ परिवार में हुआ। यानी कि 1907 ईस्वी में इलाहाबाद जो प्रयागराज के अंदर है, कटरा मुहल्ले के अंदर कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण था और वे सभी लोगों में प्रिय थे। उन्हें पद्म विभूषण भी सरकार के द्वारा दिया गया था। और 1942 ईस्वी में कवि ने तेजी से, पहली पत्नी का नाम श्यामा, दूसरी पत्नी का नाम था उनका तेजी से बच्चन से दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी 2003 में साहित्यकार का निधन हो गया था। 2003 में कहाँ पर हुआ? मुंबई में हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हो गया। और उनकी जो विशेष ख्याति प्राप्त कविताएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, साला बाला कलश, यानी कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और उनको हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। आइए इसके लेसन से क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय जी का बच्चन 1907 ईस्वी के अंदर हुआ। आत्म परिचय कविता किसके द्वारा लिखी गई? आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म किस नगर में हुआ? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। बच्चन जी ने स्नातकोत्तर परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? कैम्ब्रिज से। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। पहली पत्नी का नाम श्यामा था और दूसरा विवाह जो हुआ उनका तेजी जी के साथ हुआ। तो पहली पत्नी का नाम श्यामा, दूसरी का तेजी। किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए थे? विदेश मंत्रालय के रूप में। किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था 1966 के अंदर। भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। मधुशाला 1935 में लिखी गई थी और उनकी 3 रचनाएं जो है वो बताई मैंने आपको, मधुशाला, बाला और मधुकलश। नेक्स्ट है मधुबाला का, साला का 1935 में, बाला का 1938 में और मधुकलश का भी 1938 में। यानी कि साला का 35 में, बाला का 38 में और कलश का भी 38 में। किस भावना के कवि थे? हरिवंश राय जी प्रेम और मस्ती के कवि थे। क्या भूलूं का याद करूं किस विधा की है? एक जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन जी की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा? उमर खय्याम का प्रभाव पड़ा। बच्चन जी द्वारा लिखी गई रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह में संकलित किया गया है? तो यह उनके निशा निमंत्रण के लिए किया गया है। भवसागर में कौन सा अलंकार है? भवसागर में रूपक अलंकार है। सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकार है। सांसों के तार में कौन सा अलंकार है? तो स्टूडेंट, सांसों के तार में उपमा अलंकार है। सनेसुरा में रूपक अलंकार है। एक गीत जो कविता है उसमें दिन का पंथी किसे माना गया है? कवि को ही दिन का पंथी माना गया है। नेक्स्ट आपके पास अपने बच्चे के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? पंखों में। तो पक्षियों की चंचलता सबसे अधिक उनके पंखों में व्यक्त होती है। मुझ में मिलने को कौन विकल पंक्ति में कौन सा भाव है? मुझ में मिले कौन विकल या पंक्ति में विवलता का भाव है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों की झांक करे बच्चों का ध्यान, चिड़ियों के पैरों पर क्या भरता है? चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्योंकि प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण ही वह दुखी और हताश है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझ में मिलने कौन विकल है किस भाव का है? हताशा। हो जाए न पथ में रात कहीं सोच कर दिन जल्दी ढलता है, ये क्या है? पंथी है।
दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लग जाते हैं? नीड़ों से। बच्चे अपनी नीड़ों से झांक कर देखने लग जाते हैं। मैं हो जाऊं किसमें ही चंचल, ये प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? पैरों को शिथिल कर देता है। एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो एक गीत कविता में कवि की वात्सल्य भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आलोक धनवा जी। आलोक धनवा 7वें-8 दशक के कवि हैं। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के कवि हैं और इनके द्वारा पतंग कविता लिखी गई है। पतंग। आलोक धनवा जी नई कविता से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक सिंपल से परिवार में हुआ। 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में हुआ। 7वें-8 दशक के कवि है। नई कविता से इनका नाम जुड़ा हुआ है। इनकी जो आधुनिक कविता है 1972-73 में आरंभिक कविताएं प्रकाशित की गई थी और 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये कविताएं लिखी गई हैं। गोली दागो पोस्टर और दुनिया रोज बनती हैं। इस प्रकार की कविताएं भी आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है। आलोक धनवा का जन्म 1948 में हुआ था। किस राज्य में हुआ? बिहार में हुआ। पतंग कविता के रचयिता का नाम क्या है? आलोक धनवा है। आलोक धनवा का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ था। आलोक धनवा प्रथम कविता का नाम था जनता का आदमी। आलोक धनवा की प्रथम कविता का नाम क्या था? जनता का आदमी। जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुआ था। आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का नाम था दुनिया रोज बनती है। क्या है स्टूडेंट्स? दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट आपका भागी हुई लड़कियों में कवि का नाम बताना है। आलोक धनवा जी। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में आलोक धनवा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य सम्मान से प्रकाशित किया गया था। किस कवि को पहल सम्मान प्राप्त हुआ? तो आलोक धनवा जी को। ब्रूनो की बेटियां काव्य रचना किस कवि द्वारा रचित है? आलोक धनवा जी के द्वारा है। किस कवि को कवि काव्य रचना की अपेक्षा सामाजिक कार्यक्रम में अधिक है? आलोक धनवा जी। पतंग कविता किनके द्वारा लिखी गई थी? मुक्तचंद के द्वारा। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंग कविता बीम विधान के लिए है। भादो महीना किस ऋतु में आता है? भादो का महीना वर्षा ऋतु में आता है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? रंध्रों के सहारे। उड़ाए जाने वाली सबकी हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? उड़ाए जाने वाली सबकी हल्की और रंगीन चीज़ पतंग है। पतंगों की ऊंचाइयाँ कैसी कही गई है? पतंगों की ऊंचाइयाँ लुढ़कती हुई कही गई हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल किसे कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा को कहा गया है। पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? पतंग कविता में तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का अभिप्राय है रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। पतंग नामक कविता में चमकीली विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पतंग नामक कविता में चमकीली विशेषण जो शरद के लिए प्रयुक्त किया गया है। सुनहते सूरज में कौन सा अलंकार है? सुनहले सूरज में सह सह की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार हैं। पतंग कविता में दिशाओं की मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि आसपास का वातावरण संगीतमय हो गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में। कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? कपास शब्द से अभिप्राय है कोमलता। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को मृदंग के समान बजाते हैं। पतंगबाजों के पैर कैसे कहे गए हैं? पतंगबाजों के पैर जो है वो बेचैन कहे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी सती के एक महत्वपूर्ण नए कवि माने गए हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इंटर तक उन्होंने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की। 1956 में युग चेतना में संपादक मंडल से जुड़ गए। 1956 में युग चेतना के संपादक मंडल से जुड़ गए। 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार मिला। 1982 में मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार मिला उनको। 1955 में व्यास सम्मान मिला। और इस प्रकार से उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं चक्रव्यूह 1956 में लिखी गई थी। परिवेश समत 1961 में। आत्मजयी 1965 में। इन दिनों अपने सामने 1997 में। कोई दूसरा नहीं 1993 में। ये सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई थी और जन्म इनका 1927 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 को।
जन्म कहाँ पर हुआ? फैजाबाद के अंदर। किस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। कुंवर नारायण ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन पर भ्रमण कब किया? 1955 में किया। 1956 में कुंवर नारायण किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे? युग चेतना से जुड़ गए थे। भारतीय नाटक अकादमी में वे किस पद पर नियुक्त हुए थे? अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1971 में। कुंवर नारायण को प्रेमचंद पुरस्कार कब मिला? 1973 में। कुंवर नारायण को मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार कब मिला? 1982 में। कविता के बहाने कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कविता कवि में किस काव्य संग्रह में संकलित की गई हैं? कविता के बहाने कविता में इन दिनों में। बात सीधी थी पर कविता में कवि का नाम है कुंवर नारायण जी। बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह में संकलित की गई है? कोई दूसरा नहीं है। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित किया गया था। पहला नारा 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। परिवेश समतुल्यता का नाम है कुंवर नारायण जी। परिवेश समतुल प्रकाशन कब हुआ? 1961 में। इन दिनों का प्रकाशन 1964 में। अपने सामने रचयिता का नाम है कुंवर नारायण जी। और कुंवर नारायण जी ने अपने आमले पुस्तक प्रकाशन कब किया? 1993 में। आकारों के आसपास किसके रचयिता का नाम है? कुंवर नारायण। आकारों के आसपास किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले किस विधा की रचना है? समीक्षा है। कविता के पंख लगाने में कौन सा अलंकार है? रूपक। सीधी बात थी किसके चक्कर में फंस गई थी? भाषा के चक्कर में फंस गई थी। कवि की उड़ान वाला चिड़िया क्या जाने कौन सा अलंकार है? रूपक। कविता के बहाने कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस छंद में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर इस पर उस घर में कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है? भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी? पृक्ष। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ होता प्रभावहीन होना। बात की पेंच खोलने का मतलब होता है भाव का प्रभावहीन होना। बात का प्रभावहीन होना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का अर्थ होता है कोई ठीक उत्तर ना देना। बिन मुरझाए महकने का अर्थ होता है कविता का प्रभाव अनंत काल तक ही रहता है। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? शरारती बच्चे के। बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सरलता पर, सहजता पर। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की थी? हिलाए सरकाने की कोशिश नहीं की थी। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा कैमरे में बंद अपाहिज हमारी रघुवीर साय जी के द्वारा लिखी गई हैं। कैमरे में बंद अपाहिज किसके द्वारा? रघुवीर साय जी के द्वारा। रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक के और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण कवि थे। यानी कि दूसरे सप्तक से इनका संबंध था और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है, निधन है, वो 1990 में 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। रघुवीर साय 1951 में अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवि थे। सीढ़ियों पर धूप में इनका पहला काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में इनका पहला काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में 1960 में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में। लोग भूल गए 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिड़िया 1989 में। प्रतिनिधि कविता 1994 में। रघुवीर साय जी की कविताएं हैं। पहली क्वेश्चन आपका, रघुवीर साय जी का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को हुआ। जिनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। स्नातकोत्तर की परीक्षा उन्होंने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। स्टूडेंट्स यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। जन्म लखनऊ में हुआ, 9 दिसंबर 1929 को हुआ। पिताजी का नाम हरदेव सहाय था और स्नातकोत्तर परीक्षा पास की इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, रघुवीर साय ने किस वर्ष अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की? 1951 में। दिल्ली आकर रघुवीर साय किस पत्रिका के संपादक बन गए थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक बन गए थे। 1949 में रघुवीर साय ने किस दैनिक भाषण को अपनी सुविधा देने लगे? दैनिक नवजीवन। पहली बार रघुवीर साय ने आकाशवाणी को कब से कब तक सेवाएं दी? 1953 से 1957 तक। रघुवीर साय किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे? कल्पना। रघुवीर साय जी पुण्य आकाशवाणी से कब जुड़े? 1961 में।
1967 में रघुवीर साय किस प्रमुख पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे थे? दिनमान पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे थे। उनका निधन 1990 में, जन्म 1929 में और मृत्यु 1990 में। दूसरे तार से बिलोंग करते थे। रघुवीर साय जी किस काव्य संग्रह के प्रकाशन द्वारा साहित्य में प्रवेश किया? दूसरे सप्तक द्वारा। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में काव्य रचयिता का नाम है रघुवीर साय। सीढ़ियों पर धूप में प्रकाशन वर्ष 1960 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में प्रकाशन 1960 में हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो का 1975 में। लोग भूल गए किसके द्वारा? रघुवीर साय के द्वारा लिखी गई। यानी कि सीढ़ियों में धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए रघुवीर साय द्वारा लिखी गई है। लोग भूल गए 1982 में लिखी गई। प्रतिनिधि कविताओं का प्रकाशन कब हुआ? 1994 में। प्रतिनिधि कविताओं का प्रकाशन 1994 में हुआ। रघुवीर साय का संपूर्ण साहित्य किस शीर्ष में प्रकाशित हुआ था? रघुवीर साय रचनावली के अंदर। कुछ पत्ते कुछ चिड़िया रघुवीर साय की हैं। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। कैमरे बंद अपाइज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दर्शन वालों पर। कैमरे बंद अपाइज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ? एक नाटकीय। पर्दे पर किसकी कीमती चीज़ क्या है? पर्दे पर कीमती चीज़ वक्त है। कैमरे बंद अपाइज कविता में दूरदर्शनकारियों ने किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया है? संवेदनशीलता और क्रूरता का उद्घाटन किया है। कैमरे बंद अपाइज करुणा में मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की कविता है। कैमरे बंद अपाइज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? सहज सरल और सामान्य भाषा का। अपाइजा के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं? कसमसाहट के। कैमरे बंद अपाइज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाइज होते हुए। कैमरे बंद अपाइज कविता में समर्थ शक्तिवान किसको कहा गया है? दूरदर्शन वालों को। रघुवीर साय ने अपनी कविता में कैमरे बंद अपाइज के लिए किसे रेखांकित करने का तरीका है? क्रूरता को। तो स्टूडेंट्स, कैमरे बंद अपाइज कविता में अपाइज शब्द का प्रयोग किया गया है। अपाइज शब्द अस्थानिक है, तो कविता को स्पष्ट करने के लिए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यवहार में इस शब्द के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपाइज के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरकार ने अपाइज के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करवाया गया है।